प्रिय साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 9वीं कक्षा के भूगोल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको भरोसा दिला दूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो की क्वालिटी भले ही खराब हो, लेकिन कंटेंट की गुणवत्ता में तनिक मात्र भी कमी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। सबसे पहली बात, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। आप यहाँ पे जो इंडिया का मैप बना हुआ है, ये भारत की मुख्य भूमि देख लीजिए, नीचे से कन्याकुमारी वाले सेक्शन से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। जबकि संपूर्ण भूभाग की बात हो तो 6 डिग्री 4-5 मिनट देख लीजिए, 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री का है, दोनों बराबर है। कर्क रेखा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और ये भारत के बीचों बीच गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं, मित्र को गमछा झार। अब भारत वाला बात हो ही रहा है, भारत की बात हो ही रही है, तो लगे हाथों आपको ये बता दिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। 2004 में जो सुनामी आया था उसमें ये डूब गया था। ठीक है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की बात, लंबाई की बात कर लेंगे तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात कर लेंगे तो 3214 किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है, वैश्विक क्षेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी 2.4% है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की हिस्सेदारी 17.5% है। स्पष्ट है, ये कह सकते हैं हम लोग कि कम भूभाग पर अधिक लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का अधिक है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, और द्वीप समूह को भी मिला लेंगे, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या लक्षद्वीप हो, तब 7516 किलोमीटर। ठीक है। भारतीय भूमि की सीमा 7 देशों के साथ लगती है, और समुद्री सीमा श्रीलंका और मालदीव से लगती है। तो जो भी स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं, उसके लिए मैंने ट्रिक भी आप लोगों को क्लास में बताया था, बचपन में MBA किया, याद रख लीजिएगा, बचपन में MBA किया। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर होता है खत्म। अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं हम लोग। भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं। तो वर्तमान भारतीय भूभाग विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण की प्रक्रियाओं का परिणाम है। कहीं पे आपको पर्वत दिखेगा, कहीं पे आपको पठार दिखेगा, कहीं पे आपको मैदान दिखेगा। यही तो है अलग अलग भारत के, मतलब कहते हैं अलग अलग भारत के अलग अलग भौतिक स्वरूप। ये कहीं ना कहीं ये निर्माण की प्रक्रिया, अपरदन की प्रक्रिया, अपक्षय की प्रक्रिया से ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को देख लें तो प्लेटों की गति के आधार पर वर्तमान भौतिक स्वरूप को समझा जा सकता है। तो ये देख लीजिए, अगर प्लेटें दोनों समान रूप से गति कर रही हैं तो ये अभिसारी, मतलब एक ही दिशा में गति कर रही है तो अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। इसमें इस तरह से घटनाएं, अभिसारी सीमा होता है, एक अपसारी सीमा होता है, जिसमें दोनों विपरीत दिशाओं में जा सकती है। ठीक है। तो प्राचीन काल में क्या हुआ था कि ऐसा अनुमान लगाया गया, और ये बात बिल्कुल सही भी है, कि विश्व के जितने भी भूभाग थे सभी एकजुट थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। फिर से क्या हुआ कि ये पेंजिया 2 भागों में टूटा। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। ठीक है। देख लीजिए, जो स्थल वाला भूभाग था वो पहले पेंजिया था, और जो पानी वाला भूभाग था उसे पैंथालासा कहते थे, पैंथालासा। तो पेंजिया और पैंथालासा, जब बाद में इन्हीं पेंजिया में 2 भागों में विभाजन हुआ तो एक बना उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कौन,
गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच में जो सागर बना था वो था तेथिस सागर, याद रख लीजिएगा। अभी अंगारा लैंड फिर से टूट गया उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में, जबकि गोंडवाना लैंड 4 कॉन्टिनेंट में टूटा, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। देख लीजिए भारत प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। प्लेटों के गति के कारण भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर संचलन करते हुए उथले व अवसादी टेथिस पर दबाव डालती है, जिसके कारण आरंभिक हिमालय का निर्माण होता है। बाद में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिसके कारण नवीन बलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये प्रक्रियाएं तो अब भी जारी है, जिसका संबंध हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि से है और भूकंपीय घटनाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है कि आप सुने होंगे कि नेपाल में भूकंप आया था। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट से जो टकरा रही है उसी का परिणाम है। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने से बड़ी दुरूनी घाटी का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर के हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेप से भर गया। और इन्हीं जलोढ़ के निक्षेपों के कारण वर्तमान में उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जो कि दुनिया की सबसे उर्वर भूमियों में से एक है। अब वो आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो देख लिए कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, चाहे वो गंगा का हो या ये सिंधु का हो या ब्रह्मपुत्र का हो, किस प्रकार से हुआ। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह की प्राचीनतम भाग है, जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, याद रख लीजिएगा। अब करते क्या है कि भारत की जो प्रमुख भौगोलिक संरचना है ना, इसको बांटते हैं, किन किन भागों में आप बांट सकते हैं। यहीं से तो आपको डेप्थ दिखेगा आपके अंदर ज्योग्राफी का कितना अधिक नॉलेज है नहीं है। तो कई बार चीज़ें जो मतलब कई लोगों को चीज़ें कहा जाता है लिखने के लिए, तो वो क्या करता है कि चीज़ों को भारत के अब वही चीज़ों को क्या करता है कि सबको खिचड़ी बना करके लिख देता है। लेकिन यकीन रखिए कि अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं तो आप चीज़ों को पॉइंट वाइज बनाइएगा। तो जैसे कि भारत के प्रमुख भौगोलिक वितरण की बात कर लें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, पर्वतीय प्रायद्वीपीय पठार हो गया, भारतीय डेजर्ट हो गया, तटीय मैदान हो गए, द्वीप समूह हो गया। अब देख लीजिए ना आपके हिमालय पर्वत की संरचना जो है, इसमें 2 प्रकार के विभाजन हैं। एक प्रादेशिक विभाजन भी किया जाता है हिमालय का। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेपाल के लोग इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है और ये पाकिस्तान POK में है, जबकि भारत में स्थित कंचनजंगा है, ये याद रख लीजिएगा। हिमालय की सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है उसे शिवालिक हिमालय कहते हैं और ये कम ऊंचाई वाली है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हिमालय 2500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूरब जाने के बाद इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। तो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में ऊंचाई में विविधता ज़्यादा है। मुख्य रूप से हिमालय 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है: महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर करें तो कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। इसके देख लीजिए ना, ये कश्मीर हिमाचल हिमालय को पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर हिमाचल हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। असम हिमालय, जिसे अरुणाचल हिमालय कह दिया गया, ये तीस्ता और दिहंग नदी के बीच में है। अब उत्तरी भारत के मैदान की बात कर लेते हैं लगे हाथों हम लोग। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी निक्षेप लाया जाता है उसी से ये उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। ये जलोढ़ मिट्टी है, इसका एरिया जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है या असम में है। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। ये काफ़ी उपजाऊ होती है, याद रख लीजिएगा। उपजाऊ मृदा
उत्तरी मैदान की विशेषता है, अनुकूल जलवायु है, सिंचाई की सुविधाओं का विकास है, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक है और परिवहन का जंजाल फैला हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी मैदान का भौगोलिक विभाजन करते हैं हम लोग। डेप्थ में जा रहे हैं, ये 9th क्लास से ऊपर की चीज़ें आ गई है, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा आगे बढ़कर पढ़ें। तो उत्तरी मैदान का भौगोलिक विभाजन करेंगे तो भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश। तो ये भाबर प्रदेश होता है, इसमें मोटे कंकर पत्थर पाए जाते हैं। पर्वत पादिया क्षेत्र ये भाबर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नदियाँ प्रायः लुप्त हो चुकी है इस इलाकों के, ठीक है। और तराई प्रदेश में ये दलदली नदियों पुनः भावर के दक्षिण में जो है ये तराई प्रदेश है, घना जंगल है यहाँ पे। खादर प्रदेश, यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से मतलब मैदान का निर्माण होता है। पुराने मैदान बचे हुए हैं तो उसे बांगर प्रदेश कहेंगे। अब उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो सिंधु वाला अलग, गंगा वाला अलग, ब्रह्मपुत्र वाला अलग, और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों को भी मान लेंगे, ठीक है। तो ये भारत का आप ऐसे देख सकते हैं, भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लेते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार, ये पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है और प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है। और दक्कन ट्रैप जो है ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बना है। ये बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है और बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी से मुझे याद आया, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है और इसमें जल संग्रहण की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड होता है। इसमें ऑक्सीजन सोखने की क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रायद्वीपीय पठार की दो भूभाग वाला बात है। तो एक मध्य उच्च भूमि है, एक दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार है। यहाँ पे नदियाँ बहती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और दक्कन का जो पठार है त्रिभुजाकार पठार है। नर्मदा नदी के दक्षिण में, उत्तर में मध्य उच्च भूमि और दक्षिण में दक्कन का पठार। दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे सतपुरा, महादेव, कैमूर, मैकाले पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। दक्षिण के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, ध्यान दीजिए, तथा इसका विस्तार उत्तर में मेघालय एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। पहले की जो नदियाँ हुआ करती थी ना, वो दक्षिणी पठारों में घाट, अलग अलग घाट है, उसी घाट के जरिए अरब सागर में गिरा करती थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा आया कि भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो नदियों का जो प्रवाह वाला जो रास्ता है ना, पश्चिम से पूरब की ओर हो गया। तो कहते हैं ना कि नदियाँ अपना पैरों के निशान नहीं छोड़ती। तो अब भी आपको घाट मिल जाएंगे पश्चिमी घाट में अलग अलग पहाड़ी रास्ते टूटे हुए मिल जाएंगे, जहाँ से प्राचीनतम काल की नदियाँ अरब सागर में गिरा करती थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के पठार का ढाल, हाँ ये तो बात हो ही चुकी है। चलिए, पूर्वी व पश्चिमी घाट जो है ये 900 मीटर से 1600 मीटर ऊंचाई तक का है और पूर्वी घाट काफ़ी कम है, 600 मीटर। इसी वजह से पश्चिमी घाट जो है ना अधिक उभरी हुई है और पूर्वी घाट ढालों वाली है। तो अधिकतर भारत में प्रवाहित होने वाली नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर से पूर्वी दिशा की ओर बहती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पश्चिमी घाट दीवार की भांति है और यहाँ पे वर्षा होती है। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है। प्रमुख चोटी है अन्नामुडी 2695 मीटर और दोदाबेट्टा, जबकि पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी 1500 मीटर, ये उड़ीसा में है। ये आप प्रायद्वीपीय पठार के दर्रे देख सकते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा दर्रा। ये वो सारे रास्ते हैं जो प्राचीन काल में नदियाँ जो है ना अरब सागर में गिरा करती थी, ठीक है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले। आगे की बात कर लेते हैं, भारतीय मरुस्थल की डेजर्ट की बात कर लेते हैं। तरावली के पश्चिम में वृष्टि छाया प्रदेश जो है उसे भारतीय डेजर्ट में शामिल किया जाता है। यहाँ से 15 से 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसमें एक लूनी नदी बहती है और ये रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। बरखान अर्ध चंद्राकार बालू के टिल्लों का लंबवत विस्तार जो होता है ना, उसी को बरखान या बरकान कहते हैं। तटीय मैदान की बात कर लेंगे तो कोंकण तट, मलाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, गुजरात मैदान यहाँ पे फैले हुए हैं। काफ़ी उपजाऊ है ये भी भूमि।
द्वीप समूह की बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो पूर्वी हिमालय और अराकानियोमा है पर्वत श्रृंखलाओं श्रृंखलाओं का सागरीय विस्तार है ये। यहाँ की जैव विविधता काफ़ी अधिक है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप इसी में है। उसके बाद लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं, यह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है और 34 किलोमीटर शायद इसका एरिया है। और पिटली द्वीप समूह जो है यहाँ पे मनुष्य रहित पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पे लोग नहीं रहते लेकिन पक्षियाँ रहती है। अब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं या अफवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। तो पहले ड्रेनेज होता क्या है, अफवाह तंत्र होता क्या है, वो समझ लीजिए। एक क्षेत्र का नदी जिसमें मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती है, तो उसी को मतलब जब वही अफवाह तंत्र है। तो अफवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित किया जाता है उसे अफवाह द्रोणी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जो है अमेजन नदी की है। जल विभाजक पर्वत या उच्च भूमि जल विभाजक जो होता है पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को अलग करती है, उसे जल विभाजक पर्वत या चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अफवाह तंत्र ये जैसे कि इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे हिमालयन नदियां होती है और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो हिमालयन नदियों की विशेषताओं को देख लीजिए, ये बारहमासी होती है, सतानीरा होती है, वर्ष भर जल रहता है, वर्षा के साथ हिमनदों से जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। और अत्यधिक लंबा रास्ता तय करती है ये नदियाँ और ये अधिक अपर्दन भी करती है चूँकि ढाल अधिक है और डेल्टा का भी निर्माण करती है। इन नदियों के द्वारा कुछ जो बनाए जाते हैं स्थलाकृति गार्ज भी आकार घाटी विसर्प गोखुर झील, ठीक है, ये या तो अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हुआ करती है वो मौसमी हुआ करती थी है और बारिश के मौसम में इसमें पानी रहता है और जैसे ही बारिश का मौसम नहीं तो इसमें सुखाड़ वाली स्थिति हो जाती है। ये नदियाँ छोटी और छिछली हुआ करती है, कम अपर्दन, और कुछ नदी डेल्टा बनाती है और कुछ एस्चुरी बनाती है। जलप्रपात या इन नदियों में होता है, ठीक है। और बंगाल पश्चिमी घाट से निकल के बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है ये नदियाँ। चलिए अब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए इस मैप के माध्यम से। गंगा नदी की सफाई को लेकर के 1985 में गैप आया था गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, याद रख लीजिएगा, राजीव गांधी के सरकार में नेतृत्व में। उसके बाद फिर से आया नमामि गंगे योजना, गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए। हम लोग योजना बनाने में है ना काफ़ी माहिर हैं और ग्रास रूट लेवल पे उसे ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र ये 3 जंजाल है, मतलब नदियों का 3 तंत्र है। सिंधु नदी मानसरोवर झील में से एक सानोख्या पोया नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है ये नदी। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से पश्चिम की ओर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक, खुंजा, सतलज, चनाब, रावी, झेलम, ब्यास। ये 2900 किलोमीटर लंबी नदी है और ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, याद रख लीजिएगा। गंगा नदी की बात कर लेते हैं तो ये गंगोत्री से निकलती है, भागीरथी और उसके बाद अलकनंदा मिलती है इसमें, तो ये देव प्रयाग होता है। उसके बाद मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग और पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब बायां और दायां से निकलने वाला जो नदी होता है तो मिलने वाली गंगा में नदियों वो बात देख लीजिए। बायां से जो सहायक नदियाँ हिमालयन नदियाँ जो गंगा में मिलती है, कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, ठीक है। दायां से यमुना, यमुनोत्री, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ही बायां और दायां से मिल रही है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी गंगा नदी में जाकर के मिलती है, जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो गंगा नदी में जाकर के क्या करती है, मिलती है। गंगा नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है और जब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर लेंगे तो ये मानसरोवर झील के पूर्व से निकल कर के सांगपो नदी के नाम से जो है नामचा बर्बर पर्वत के पास में यू टर्न लेकर के यांग्याप दर्रा के पास दिहांग के नाम से ये प्रवेश करती है। और इसमें दिबांग, लोहित और केनुला आदि सहायक नदियां जो है अपना जल मिलाती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। इसी में सबसे नदी का दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। असम का शोक भी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात कर लेंगे तो नर्मदा द्रोणी की बात कर लें तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों से बहती हुई धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। तो पूछ लेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद तापी नदी की बात कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिला से निकलती है, सतपुरा पहाड़ी से। नर्मदा नदी के समांतर ये बहती है भ्रंश घाटी में ही, ठीक है। गोदावरी नदी ये लगभग 1700 किलोमीटर लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये नदी, गोदावरी नदी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये नदी बहती है। इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा, पेनगंगा। महानदी की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा द्रोणी की बात कर लेंगे तो ये पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी है, भीमा है। कावेरी नदी की बात कर लेंगे तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, पश्चिमी घाट में है ये। इसकी सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ जो है दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। प्रमुख झीलों की बात कर लेंगे तो लेगून झील, लेगून झील जो ये समुद्र वाला जो पानी होता है स्थलीय भूभाग में आ जाए तो इस प्रकार की झील को लेगून झील कहते हैं। जैसे चिल्का झील ये उड़ीसा में है। कोलेरो झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। पुलिकट झील, सॉरी कहते हैं, कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। आंतरिक और लवणीय झील जो है जो सांभर झील है राजस्थान में। मीठे पानी की झील डल झील, बुलर झील, लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। और प्राकृतिक झील भीमताल झील, सॉरी माफ कीजिएगा, ताल वाले सारे झील उत्तराखंड में है, ठीक है। बांध निर्माण से निर्मित झील गुरु गोविंद सागर ये भाखड़ा नंगल परियोजना पे जो है सतलज नदी पे उसी के बांध बना करके ये बनाया गया है गुरु गोविंद सागर नाम का झील, ठीक है। बेम्बनाड और अष्टमुडी झील केरला में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर राजस्थान में है। ताला वाले झील उत्तराखंड में। वुलर, डल और नाग वाले झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। जलवायु की बात कर लेते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक मौसम की जो भी औसत दशा होगी उसको जलवायु कहा जाता है, ठीक है। और मौसम तो पर्टिकुलर टाइम बेसिस के लिए होता है, थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए, ठीक है। तो मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे निर्धारित होता है ये? तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता और वर्षा, ठीक है। मानसून, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋत्विक परिवर्तन जो होता है उसे मानसून कहते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत में वर्षा की वार्षिक भिन्नता मेघालय में है। सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में, मानसिनराम पता होगा आप लोगों को। और राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, याद रख लीजिएगा। शीतकालीन वर्षा जो है उत्तर पूर्वी कहते हैं, सॉरी, वर्षा होती है शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पे। तटीय क्षेत्रों में तापमान अंतर कम जबकि आंतरिक भागों में मौसमी और ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है।
उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अब जो भी किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष का जो भी क्लाइमेट होगा, उसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देख लीजिए, अक्षांश, ये सूर्य ताप की जो मात्रा होती है, उसको प्रभावित करता है ये। तो जलवायु को ज़ाहिर-सी बात है प्रभावित करेगा ही करेगा। ऊँचाई, कितनी समुद्र तल से कितनी ऊँचाई है, इससे भी जलवायु निर्धारित होती है। ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है और ताप वाला फैक्टर तो प्रभावित करेगा ही करेगा। वायु दाब और पवन तंत्र, ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला जो पवन का जो गति होता है। चलिए, सागर से दूरी, समुद्र तट से कितना दूरी है, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरीय धारा और उच्चावच लक्षण, पर्वत है, पठार है, मैदान है, क्या है, नहीं है, इससे भी मतलब प्रभावित होती है सारी चीज़ें। क्लाइमेट किसी पर्टिकुलर एरिया विशेष का प्रभावित होता है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के किनारे पर स्थित है। क्यों? सवाल काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच वाला है। अगर आप चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन ढंग से या गहराई में जा कर के आप सुनेंगे ना, मतलब क्या कि पढ़ेंगे, तो आपको पता ज़रूर होगा ये इसका जवाब। चलिए ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर वाला जो प्रेशर होता है ना, वायु का प्रेशर, तो वो इसमें कारक है। जो अधिकतर मरुस्थल है ना, उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में कर्क रेखा, अक्षांश प्रभावित तो करता ही है, ऊंचाई, हिमालय रोकता है, वायु दाब, ठीक है। शीतकालीन मानसून जो है अक्टूबर से फरवरी तक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है इंडिया में जून से सितंबर के बीच। जेट स्ट्रीम एवं पश्चिम विक्षोभ, इसे भी देख लीजिए लगे हाथों। उपोष्ण जेट धारा 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वर्ष भर बहती है, लेकिन सूरज की अवस्था में परिवर्तन के साथ इसमें भी अक्षांशीय परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। भारत में शीतकालीन में उपोष्ण जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में अवस्थित रहती है, जिसमें जेट धारा भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर आदि से आर्द्रता ग्रहण कर पश्चिमी विक्षोभों के रूप में हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और उत्तरम में मावठ वर्षा के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जो है जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मिल जाती है, मतलब पवनें मुड़ जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। जेट स्ट्रीम की बात कर लें तो ऊपरी वायुमंडल क्षोभ सीमा के पास तेज गति से चलने वाली जो हवाएं होती है उसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ नवंबर से मार्च के बीच में जेट धारा के साथ वर्षा करवाती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और मतलब अरब सागर में उत्पन्न होती है। देख सकते हैं जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ। अब भारतीय मानसून को जान लीजिए। मानसून सिर्फ एक पवन नहीं है बल्कि एक ऊर्जा है, ठीक है। ये 20 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है ये, ठीक है। मानसून की विशेषता ये होता है कि जून में सूर्य के उत्तरायण से ITCZ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है, जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, भारतीय मैदानों पर अवस्थित होता है। अब जाहिर सी बात है, निम्न वायुदाब का होगा तो हवाएं उच्च दाब की ओर से चलना शुरू करेगी, सागरों की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर से हवाएं चलना शुरू करती है, इंडिया में काफ़ी अधिक वर्षा करवाती है। यही तो है मानसून। तो मानसून की विशेषता तो देख लीजिए। सागरीय उच्च दाब से पवनें स्थलीय निम्न दाब की ओर चलती है, जिससे भारी वर्षा करवाती है। हिंद महासागर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब की स्थिति है। ग्रीष्म ऋतु तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म होने से तीव्र ऊर्ध्वाधर
वायु धाराओं का निर्माण करती है जो पूर्व जेट स्ट्रीम को जन्म देता है। पूर्वी जेट हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्व में नीचे में उतरकर उच्च दाब को बढ़ाता है जो मानसूनी पवनों को और अधिक मजबूत करता है। एल नीनो और भारतीय मानसून के बीच में क्या संबंध है उसे देख लीजिए। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पे उत्पन्न होता है। बहने वाली ठंड मतलब ठंडी हम बोल्ट जलधारा के प्रति स्थापित कर वायुमंडलीय परिसंचरण दाब और ताप को प्रभावित करती है। इससे सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है जिससे व्यापारिक पवनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मध्य दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है और यह घटना एल नीनो के साथ जुड़कर एल नीनो दक्षिणी दोलन कहलाती है। देख सकते हैं। एक लालीना होता है जो ठंडी जल दे रहा है, याद रख लीजिएगा। ऋतु में तो एक वर्ष के मौसम 4 याद रख लीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु मार्च मई, सूर्य उत्तरायण होता है कर्क रेखा की ओर। तो मानसून ड्रम में सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रख लीजिएगा। स्टेगमेलाइट और स्टेगलेलाइट स्टेलगेटाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक इंडिया में कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है? 400 सेंटीमीटर से जो अधिक वाला है और डीप ब्लू है, आप देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से इंडिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, जून से सितंबर के बीच में, ठीक, याद रख लीजिएगा इसे। नवंबर से फरवरी के माह के बीच में जो समय होता है उसे शीत ऋतु कहते हैं। उत्तर भारत में तापमान काफ़ी कम होता है, दक्षिण भारत में तापमान अधिक रहता है। दिन गर्म होती है और रातें दिन गर्म रहता है और रातें ठंडी रहती है, ठीक है। चलिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और शीतकालीन मानसून। मानसून का अंत किस प्रकार से होता है वो देख लीजिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी देख लीजिए। जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अब कोई भी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती है देख लीजिए। भूभाग, मृदा, तापमान, सूर्य प्रकाश, वर्षा, मनुष्य भी, समय भी, ठीक है। जीवों में क्या होता है? धरातल पे एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब वनस्पति के प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पिछले 3 कक्षाओं से जान रहे हैं आप। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन में पत्ता हमेशा खिला रहता है, पर्णपाती में पत्ता गिरा देगा। कटीले वन में पत्तियां कांटे का रूप लेगी, पर्वतीय वन में ऊंचाई पे, मैंग्रोव वन में तटों पे। तो एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इन इलाकों में। पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिरकोना यहाँ पे मतलब ये वन है। और जंतु यहाँ पे हाथी, बंदर और हिरन और लंगूर होते हैं। पर्णपाती वन की बात कर लेंगे तो बांस, साल, शीशम, अर्जुन, कुसुम, सहतूत ये होते हैं। शुष्क पर्णपाती में सागवान, साल, पीपल, नीम। जीव जंतु शेर, सुअर, हिरन और हाथी रहते हैं। कटीले वन में अकासिया, खजूर, नागफनी, खेजरी आते हैं। कम वर्षा वाले इलाकों में यहाँ पे जीव होते हैं चूहा, खरगोश, लोमड़ी, गधा और सुअर। पर्वतीय वन, ठीक है, इसमें चीड़ और पाइन, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, सीडर, फर ये सब आते हैं, ठीक है। और अत्यधिक अलग अलग ऊंचाइयों में अलग अलग प्रकार के वन, जैसे कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई है तो ओक और चेस्टनट, 1500 3000 है तो देवदार, चीड़, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। 3600 से ऊपर है सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन। 4000 से ऊपर है
काई लैकन और मॉस। यहाँ पे कौन कौन से जीव होते हैं? कश्मीरी महामृग, जंगली भेड़, अशोक, खरगोश या तेंदुआ, लाल पांडा। मैंग्रोव वन तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये कुछ ये आप देख लीजिए। भारत अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाता है। शेरों का प्राकृतिक वन स्थल है, वासस्थल है गिर गुजरात में। प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस, लाल सुंदर कलंगी और फ्लेमिंगो कच्छ के रन में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है, याद रख लीजिएगा। ये वनों का विस्तार दिखाया गया है मैप पे, आप लोग देख लीजिए। अब कुछ औषधीय पादप, सर्पगंधा, रक्तचाप में काम आता है जामुन, और ये मधुमेह में काम आता है। अर्जुन के पत्ता से कान के दर्द का इलाज होता है। बबूल के पत्ता से आँख की फुंसी का इलाज होता है। नीम से ये इसमें प्रतिरोधक वाला गुण होता है। तुलसी खांसी जुकाम में आता है। कचनार फोड़ा अल्सर और दमा के इलाज में आता है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है।